हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कैपिटल गेन का एक छोटा सा टॉपिक स्लम सेल, जिसका सेक्शन है 50 बी। इसको याद करने की के लिए क्या बोलेंगे? सेल क्या होता है? सेल मतलब बेच दिया, बी मतलब बेच दिया, तो स्लम सेल यानी 50 बी, बेच दिया। स्लम सेल क्या होती है? स्लम सेल का मतलब होता है आपने इंडिविजुअल एसेट्स नहीं बेची, आपने कोई यूनिट बेच दिया। मान लीजिए आप बिट्टू का ढाबा चलाते हैं, बिट्टू के बहुत सारे ढाबे हैं। अब उसमें से आपने एक ढाबा, एक यूनिट अपनी सेल कर दी। आपने एसेट्स अलग अलग नहीं बेची कि लैंड अलग, प्लांट एंड मशीनरी अलग। ठीक है, आपने वो एक पूरी यूनिट सेल कर दी, तो उसे बोलते हैं स्लम सेल। स्लम सेल क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, आपने क्या बोला? मैंने वो ढाबा 2 करोड़ का बेच दिया, एक लमसम अमाउंट ले लिया, स्लम सेल हो गई। ये ट्रांसफर है, कैपिटल गेन में आता है। आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉस भी हो सकता है। अगर वो यूनिट, वो आपका ढाबा 36 मंथ से ज्यादा था तो वो लॉन्ग टर्म हुआ, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म हुआ। इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें नहीं मिलता स्लम सेल में। अभी आपने क्या बोला कि मैंने वो 2 करोड़ का सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है देखिए रूल 11 यूएई हमने निकाला है। एक तो वो जितने आप पैसे लाए हो, और दूसरा हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो लमसम अमाउंट ले आए ना। अब हम एक एक करके एसेट्स देखेंगे कि वो कितने की होनी चाहिए थी। तो इसके लिए हायर ऑफ FMV 1 एंड FMV 2 निकाला। FMV 2 यानी सेकंड नंबर पर वो अमाउंट आया जो आप लेकर आए कंसिडरेशन, और FMV 1 पर उन्होंने अपने आप को रखा कि हम बताएंगे कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए, एक आम आदमी किन चीजों में इन्वेस्ट करता है? वो सोचता है गोल्ड ले लूं, ओवर द पीरियड वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी, कहीं लैंड बिल्डिंग खरीद के डाल दूं, है ना? तो गोल्ड ले लूं, प्रॉपर्टी ले लूं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, आर्ट वर्क खरीदते हैं। तो जो एक आम आदमी करता है कि उसकी वैल्यू बढ़े, तो गवर्नमेंट ने भी उन्हीं चीजों को पकड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा देखिए, इन चीजों की, ये जो आपकी है ना ज्वेलरी, आर्टवर्क, शेयर, सिक्योरिटीज, रिमूवेबल प्रॉपर्टी, इनकी तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है, आपने देखा था ब्लैक मनी एक्ट में भी गवर्नमेंट ने इन्हीं चीजों को पकड़ा हुआ था। गवर्नमेंट की सोच आम आदमी से मिलती है कि आम आदमी सोचता है मैं इन चीजों में कमा लूं, तो गवर्नमेंट कहती है जिनमें तुम कमाओगे हम उनमें तुमसे कमाएंगे। तो ब्लैक मनी एक्ट में देखा था आपने कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू पर लिया था, बट स्लम सेल में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया और बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्टैम्प ड्यूटी पे ले लो, बाकी सारी चीजें फेयर मार्केट वैल्यू पे ले लो। और जो इनमें नहीं आती एसेट्स, जैसे डेटर हो गए, आपकी दूसरी एसेट्स हो गई, वो आप बुक वैल्यू पर ले लो। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये आपकी FMV 2 आ गई। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे अकॉर्डिंग तो FMV 1 2.5 करोड़ बन रहे हैं, तुम 2 करोड़ क्यों लेके आए? तुम्हारी गलती। तो FMV 1 FMV 2 विच एवर इज हायर, उन्होंने 2.5 करोड़ आपकी सेल मान ली। अब उस सेल में से उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हें ट्रांसफर करने में कुछ खर्चे हुए होंगे, कोई लीगल फीस हुई होगी, ड्यू डिलिजेंस कराया होगा, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनवाई होंगी, कोई कमीशन दिया होगा, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं सेल में से। उसके बाद आपने कहा कि जो आपने एसेट्स की वैल्यू निकाली है ना, वो मैंने खरीदी है, तो मैंने कॉस्ट दी है, तो अब मैं कॉस्ट भी माइनस करूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, सेल माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट। अब जो आपने कॉस्ट ले रहे हैं आप, तो गवर्नमेंट कहते हैं देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वो तो आप कॉस्ट पर ले सकते हैं, ठीक है, बट वो एसेट्स जिन पर आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले चुके हैं, डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, तो उनको तो अब आप WDV पर लेंगे। यानी जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है, उस पर फिर से थोड़ा ना बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई चीज 1 लाख की ली थी, ओवर द ईयर 50,000 का डेप्रिसिएशन ले चुके हो, आज उसकी 50,000 वैल्यू है, तो WDV उसकी 50,000 बची। ठीक है, बाकी लैंड, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, 10 लाख की खरीदी थी, आज उसे 10 लाख पे आप माइनस कर सकते हैं। बाकी जो बची, तो जो बुक्स में वैल्यू है माइनस लाइबिलिटी, आपकी नेट वर्थ हम माइनस कर देंगे, यानी उतने में आपने कॉस्ट में खरीदा है। देखिए, इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसमें हम आपका सेल कंसिडरेशन कितना है वो निकालेंगे, वही FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर से। FMV2 में पता है आप जो लेकर आए हैं। FMV1 में क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, बाकी जो एसेट्स बची है उसकी बुक वैल्यू आ जाती है। मशीनरी, डेटर, आपका पेटेंट हो गया, उसमें से आप कर देते हैं माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आपका जो FMV1 आया वो 14,82,500 आया, बट जो आप लमसम अमाउंट कंसिडरेशन लेके आए थे 14 लाख लेके आए थे, तो आपका FMV1 हायर है, तो वो आपका सेल कंसिडरेशन हो गया। तो आपने क्या किया, सेल कंसिडरेशन में से माइनस किया एक्सपेंस जो ट्रांसफर में लगा, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब उसमें से आप माइनस करेंगे अपनी कॉस्ट यानी नेटवर्थ। वो कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ निकालेंगे लैंड कॉस्ट पर लेंगे। देखो आपको पता है कि बैलेंस शीट में क्या होता है, हम जो लैंड बिल्डिंग होती है उनको रीवैल्यू करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, है ना। तो आपको लैंड की ना ज्यादातर 3 वैल्यू दी होंगी, कि एक तो रीवैल्यू करके जो बैलेंस शीट में आ रही है, एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हम FMV1 के लिए यूज कर लेते हैं, दूसरी कॉस्ट, कॉस्ट हम यहाँ पर नेटवर्थ के लिए लेते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए। तो लैंड आपको रीवैल्यू वाली नहीं लेनी, आपकी जो कॉस्ट थी एक्चुअल में जो आपने 8 लाख की ली थी वो हो गई। बाकी आपकी मशीनरी हो गई आपकी WDV जो आपकी है आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेटर हो गया, पेटेंट, पेटेंट भी WDV वही डेप्रिसिएशन निकाल के होगा, उसमें से आप माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज, आपकी नेटवर्थ आ जाएगी, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और जो WDV जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो WDV पर लेंगे। इसमें आपको पेटेंट की कॉस्ट दी हुई थी, तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन 22-23 और 23-24 का माइनस कर देंगे, और आज का की वैल्यू का WDV निकल कर आ जाएगा। तो सेल माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट सेल कंसिडरेशन हुआ, उसमें से आपने अभी नेटवर्थ निकाली वो भी माइनस कर दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि 36 मंथ से ज्यादा है ये यूनिट। देखिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ये इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर यूनिट सेल हो रही है। एक कंपनी अपनी हार्डवेयर यूनिट रख रही है अपने पास, सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, तो उस जो दूसरी कंपनी है उसमें उसने 74% शेयर्स होल्ड किया हुआ है। तो देखो अभी ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो हम टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी में 74% आपने होल्ड किया हुआ है, तो 26% शेयर ही तो बचे हुए हैं, आप उसे परचेज कर लीजिए उससे, तो वो 100% होल्डिंग हो जाएगी आपकी, यानी आपका होल्डिंग होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो जाएगा। तो क्योंकि आप सब्सिडरी को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर में नहीं आएगा और एग्जिम्पशन मिल जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। या फिर वो 26% आप नहीं खरीद सकते ड्यू टू सम रीजन, तो आप डीमर्जर वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, कि आप अपनी कंपनी में से वो जो सॉफ्टवेयर वाली यूनिट है उसको डीमर्ज कर दें और एक नई कंपनी बना दें। तो ये दो टैक्स प्लानिंग करके आप अपना जो टैक्स बन रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उससे बच सकते हैं, ट्रांसफर से बच सकते हैं। तो अभी हमने ऑप्शन 1 क्या देखा था, कि वो जो 26% होल्डिंग है वो भी आप खरीद लें, है ना। तो उसमें क्या है, आपको वो 8 साल तक, अगर आप वो 26% होल्डिंग भी खरीद लेते हैं, तो आपको 8 ईयर तक वो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, 100% जो होल्डिंग है वो रखनी पड़ेगी, आपको शेयर्स नहीं सेल करने। अगर आपने शेयर होल्डिंग कम की 8 सालों के अंदर, तो वापस से कैपिटल गेन लग जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए 8 साल तक तो एटलीस्ट आपको 100% शेयर होल्डिंग रखनी होगी, अगर ये टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। बस देखिए आप ना लैंड की वैल्यूएशन इसमें ठीक से कीजिएगा, क्योंकि लैंड में आपको 3 वैल्यू देते हैं। एक तो बैलेंस शीट के अंदर जो रीवैल्यूड अमाउंट है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रीवैल्यू करके दिखाइए। तो जो रीवैल्यू अमाउंट है हमारी एसेट का, लैंड का, आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके अदर एसेट्स का रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगा, है ना। और जो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी होगी वो आपको कहाँ लेनी है, FMV1 के लिए लेनी है। जो आपको कॉस्ट दी होगी वो आपको नेटवर्थ के लिए लेनी है। और जो रीवैल्यूएशन अमाउंट है वो आपको बैलेंस शीट में से माइनस करके अदर एसेट्स का अमाउंट निकालना है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैल्यूएशन वैसे ही करनी है एसेट्स की। ठीक है, थैंक यू।